अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। शाम के 6 बजने को है और वक्त हो चुका है आपके पसंदीदा शो महाभारत का। आज की सबसे बड़ी और आपके काम की खबर मैं सबसे पहले बता दूं, आज रात लाल चांद यानी कि ब्लड मून है खास। लेकिन क्यों, ये तो आप भी सोच रहे होंगे। ये सवाल आपको बार बार परेशान कर रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगी ग्रहण के वक्त सूतक काल क्या होता है, इसका मतलब क्या है, फिर ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से देश में चांद का दीदार होगा, कितने वर्षों के बाद ऐसा वक्त आया है और अगला चंद्र ग्रहण फिर आगे कब होगा। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज आपको मैं इस महाभारत के शो में दूंगी। लेकिन अब दूसरी तस्वीर देखिए दर्शकों, अखिलेश ने कानून तोड़ा, लाखों का चालान आया। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, सपा के मुखिया अखिलेश यादव जिन्होंने कभी एक्सप्रेसवे बनवाए थे, आज उसी एक्सप्रेसवे पर नियमों की अवहेलना करने पर आपकी और हमारी सोच से भी परे चालान कट गया। हालांकि अखिलेश यादव माफी तक मांगने लगे और फिर एकदम से पलट गए और चालान में भी राजनीति शुरू कर दी। बीजेपी पर जानबूझकर उन्हें फंसाने के आरोप भी लगाने लगे। लेकिन इस खबर में मैं जब आपको चालान की रकम बताऊंगी तो यकीन मानिए आप चौंक जाएंगे, अपना माथा पकड़ लेंगे। चलिए उससे पहले तबाही की तस्वीर भी आप देख लीजिए। कैसे आया सैलाब, डूबता पंजाब। उसी पंजाब में केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचा रही है। हर संभव मदद का आश्वासन तो दिया ही है, लेकिन धरातल पर भी वो मदद दिख रही है ताकि जिंदगियों की हानि ना हो। राहत शिविर बनाए जा रहे हैं, सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, राहत बचाव दल लगातार दिन रात जुटा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब भी जा रहे हैं। लेकिन इस दौरे में क्या खास रहेगा वो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी दर्शकों। लेकिन आप सबसे पहले ये समझ लीजिए, खून सा लाल दिखेगा चांद और आज आसमान में दिखेगा ये ब्लड मून। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाऊंगी। देखिए ग्रहण से 9 घंटे पहले लगा है सूतक। ये जो आप देख रहे हैं ना, एक तरफ चांद है ना, और एक तरफ सूरज है, बीच में धरती होती है। आपको मैं पूरा प्रोसेस समझा दूं। सूरज की तरफ से 3 रेज निकलती हैं, ग्रीन, ब्लू और रेड। अब क्या है, वो जो रेज निकल रही हैं, जो पूरे निकल रही हैं, वो देखिए धरती पर क्या होगा, ग्रीन यानी कि हरे रंग की और नीले रंग की तो पहुंच जाएगी, लेकिन लाल रंग की वो क्रॉस करेगी और पूरे चांद को घेर लेगी। वहीं पर पूरा लाल चांद दिखेगा। पहले आपको बता दूं अब सूतक के बारे में, आज रात को 9:57 पर ये चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा। रात 1:26 पर खत्म होगा। साल 2025 का ये आखिरी चंद्र ग्रहण है। कई देशों में इसका दीदार होगा। भारत के साथ साथ अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान में भी दिखेगा। 2022 के बाद सबसे लंबा चंद्र ग्रहण है ये। फिर 31 दिसंबर 2028 को ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जब आप देखेंगे कि पूरा चांद लाल हो जाएगा और आज ये खून सा लाल चांद दिखेगा। अब मैं आपको ब्लड मून का कॉन्सेप्ट भी समझाती हूँ और जरूरी जानकारी भी। देखिए आज चांद लाल क्यों है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। पृथ्वी की जो छाया है वो चांद पर पड़ती है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं। नीली और हरी रोशनी बिखर जाती है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी रोक लेती है। लाल रंग वायुमंडल को पार कर जाता है। लाल रंग की जो वेवलेंथ है वो नीले और हरे से ज्यादा होती है और सूर्य से जो लाल रंग निकलता है वो सीधे चांद पर पहुंचता है। इसलिए लाल चांद यानी कि ब्लड मून इसे कहते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट देखिए आपको डायग्राम के जरिए हमने समझा दिया है। सूतक क्या होता है, इसमें कोई शुभ काम नहीं करना होता है और ये कहा जाता है कि भोजन को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और अगर आप चांद पे लगे ग्रहण को देखना चाहते हैं तो आंखों में चश्मे का इस्तेमाल भी करना चाहिए। एक रिपोर्ट में आपको दिखाती हूँ और उसमें कुछ और जानकारियां बताती हूँ। आज चांद खून सा लाल दिखने वाला है। साल 2025 का चंद्र ग्रहण का रोमांचक इंतजार अब कुछ ही घंटों में खत्म होने जा रहा है। सितंबर 2025 में एक खास खगोलीय घटना होने जा रही है।
7 और 8 सितंबर की रात को भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। इस दौरान चंद्रमा लाल रंग में चमकता नजर आएगा, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। ये नजारा बिल्कुल वैसा होगा मानो चांद ने खून की चादर ओढ़ ली हो, यानी चांद का रंग एकदम खूनी लाल दिखने वाला है, जो कि डरावना नहीं बल्कि बेहद ही सुंदर और अलग सा लगता है। ये साल 2025 का आखिरी और दूसरा पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। खास बात यह है कि भारत में इसे बहुत अच्छे से देखा जा सकेगा। वैज्ञानिकों को साइक वॉचर्स के लिए ये रात बेहद खास होगी। ये एक प्राकृतिक घटना है, ये चंद्र ग्रहण है। और भी पिंडों के साथ में ग्रहण जब रोशनी रुकती है तो देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि पृथ्वी सूर्य की चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो सूर्य की ही रोशनी को परावर्तित करता है। तो इस तरह से कोई क्षति हो, कोई नुकसान नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसको आराम से अपनी छत से सभी लोग देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू होने से पहले ही देश भर के सभी मंदिरों में इसका असर देखा जा रहा है। धर्म नगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी पर शाम को होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती दोपहर में ही संपन्न हो गई। वहीं गंगा आरती के बाद सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। जो भी श्रद्धालु है माँ गंगा में स्नान कर सकते हैं, भगवान का नाम करें, नाम जप करें, जो भी धार्मिक पुस्तक का वो पठन करना चाहें वो पठन करें। और ये ग्रहण काल पूर्ण हो जाने के उपरांत वो अपना गंगा जल से अपने घर को शुद्ध करें, स्नान करें और पुनः जो है अपना प्रातःकालीन पूजन करें। चंद्र ग्रहण का सूतक लगने वाला है, तो उससे पूर्व ही माँ गंगा की आज आरती भी कर दी गई है। और हर की पौड़ी पर स्थित जितने भी देवालय हैं उन सबके कपाट भी अब सूतक काल में बंद कर दिए जाएंगे। ग्रहण का जब मोक्ष हो जाएगा 1:27 पे रात्रि में, उसके बाद ही पूजा अर्चना और स्नान विस्नान कराकर ही देवालयों के कपाट खोले जाएंगे और पूजा अर्चना प्रारंभ की जाएगी। वहीं अयोध्या में चंद्र ग्रहण को लेकर श्री राम जन्मभूमि समेत सभी मंदिर दोपहर भोग आरती के बाद 12:30 बजे के बाद बंद कर दिए गए। अब 8 तारीख को सवेरे मंगला आरती के बाद ही श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पूर्व सूतक काल माना जाता है। ऐसे में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के प्रमुख मंदिरों में 9 घंटे पहले, अर्थात जितने भी मठ मंदिर हैं जहाँ भी धार्मिक मान्यताएं हैं और ठाकुर जी को पूजन, अभिषेक, आरती की परंपरा है, सारे लोग भगवत भजन, भगवत आराधन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं कर सकते हैं और ना मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस बार चांद लाल रंग का दिखेगा, जिसे लोग ब्लड मून के नाम से भी जानते हैं, और ये पूरे भारत में दिखाई देगा। खासकर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद, पुणे और चंडीगढ़ जैसे शहरों में ब्लड मून का नजारा साफ तौर पर देखा जा सकेगा। ये नजारा देखने के लिए आपको किसी विशेष उपकरण की जरूरत नहीं होगी। आप इसे घर की छत पर, खुले मैदान या किसी ऊंचे स्थान से भी आराम से देख सकेंगे। ये पूरी तरह से सुरक्षित है और ये वैज्ञानिकों के लिए एक यादगार पल होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब चलिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि चंद्र ग्रहण में क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि आसपास हम ये सवाल पूछते रहते हैं पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, पंडितों से, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं चंद्र ग्रहण पर। देखिए, खास ख्याल ये रखें कि भगवान का भजन करें, जितना ज्यादा हो सकता है उतना भगवान का भजन करें। बचे हुए खाने में ग्रहण से पहले तुलसी का पत्ता जरूर डालें। ग्रहण के बाद स्नान भी करना अनिवार्य है और घर और मंदिर की साफ सफाई भी करें। घर में गंगा जल का छिड़काव करके पूरा शुद्ध कर लीजिए वातावरण, ये करना चाहिए चंद्र ग्रहण पर। आपको मैं बता रही हूं, आप क्या ना करें ये भी नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, भगवान की मूर्ति को स्पर्श ना करें, मंदिर के जो कपाट है उसको ना खोलें और ग्रहण के वक्त पर पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए, नुकीली चीजों के इस्तेमाल से बचना चाहिए।
तो जितना हो सकता है भगवान का पूजा पाठ करें, मंत्रों का उच्चारण करें, लेकिन मंदिर के कपाट बंद कर दें। और एक बड़ी खबर अब मैं आपको बता दूं, ये बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है। ये बड़ी जानकारी कोलकाता में दिल दहला देने वाली घटना है। बड़ी खबर, दिल दहला देने वाली घटना ये कोलकाता से आ रही है। आपको बता दूं, बड़ी जानकारी, 20 साल की युवती के साथ गैंगरेप का आरोप है और गैंगरेप के साथ मारपीट का भी आरोप लगा है। ये बड़ी जानकारी, 20 साल की युवती से गैंगरेप किया गया है, ऐसा आरोप लगा है। 20 साल की युवती के साथ गैंगरेप के साथ साथ उसकी मारपीट भी की गई है, उसके साथ उसको मारा पीटा गया है, उसको जबरदस्त तरीके से टॉर्चर। आरोपियों में से एक टीएमसी का कार्यकर्ता भी है। 2 तस्वीरें आप देखिए, टीएमसी कार्यकर्ता का नाम, टीएमसी छात्र नेता मोहित आरोपी है। और ये चेहरे जो आप देख रहे हैं, आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2, आरोपी नंबर 3, ये आपको मैं बता दूं, ये मामला पुराना है, लेकिन सवालों में है ममता सरकार कि आखिर कब तक मां माटी और मानुष की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी, उन ममता की राज्य में आखिर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए ममता क्यों मर जाती है? वहां पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? कभी अस्पताल में गैंगरेप हो जाता है तो कभी किसी और जगह। लेकिन अब मैं आपको अगली खबर बता दूं, सैलाब आया, डूबता पंजाब। देखिए, सैलाब से जूझ रहा है पंजाब में सैलाब का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाढ़ बारिश ने अब तक 46 जिंदगियों को खत्म कर दिया है, जबकि कई लाख हेक्टेयर में फैली फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। 23 जिलों के हजार गांव पानी में पूरी तरीके से डूब गए हैं। हालात इतने भयावह हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हालात का जायजा लेने के लिए अब पंजाब पहुंचने वाले हैं। पूरी और जानकारी इस रिपोर्ट में। आया सैलाब, डूबता पंजाब, लाखों लोग बेघर, कायम है डर। हजारों गांव जलमग्न, मचा कोहराम। रावी, व्यास, सतलुज, पानी नाक तक। फिरोजपुर या पठानकोट, सब जगह वाटर विस्फोट। वाटर विस्फोट और बाढ़, पीएम जाएंगे पंजाब। पंजाब में भारी बारिश के चलते बाढ़ का कहर जमकर देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों में आपकी नजर जहां तक जाएगी, आपको पानी ही पानी नजर आएगा। लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है। इस बीच लोग मदद करने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। फजिल्का में यूपी के संभल से भी मदद करने एक पूरी टीम पहुंची है, जो दवाओं के साथ खाने पीने की सामग्री और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आई है। फाजिल्का देखिए कैसे यहाँ पर ये जो सतलुज नदी के ऊपर जो ये पुल देखिए कनेक्ट करता है इस पूरे गांव को, ये देखिए पूरा पुल इस समय पानी में डूब गया है। अब देखिए इनके ऊपर बोरियों के ऊपर मैं चल रहा हूँ, कई फीट गहराई यहाँ पर भी है और एनडीआरएफ की टीमें दूर दूर तक देखिए जो गाँव है वहाँ पर देखिए पहुँच जो लोग बीमार हैं, जो लोग फंसे हैं, अभी भी उनको लाने का काम किया जा रहा है। अजय वहाँ जूम करिए, देखिए जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा नाव पर देखिए कई लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और उधर जो है लोगों को लाने का काम इस समय जारी है। वो देखिए तस्वीरें जो मैं उधर मैं आपको दिखा रहा हूं कि अब जो है एनडीआरएफ की टीम वहां से लोगों को उठा रही है, इस तरफ ला रही है, उनको दवाइयां मुहैया कराई जा रही हैं। पूरा पंजाब भयावह बाढ़ की चपेट में है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पंजाब में बाढ़ से अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ बारिश की चपेट में करीब 2000 गांव आ चुके हैं। करीब 4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 1.75 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। इस बीच जानकारी आ रही है कि बाढ़ से बेहाल पंजाब का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी पंजाब जाने वाले हैं। 9 सितंबर को पीएम मोदी पंजाब जाएंगे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। पीएम मोदी बाढ़ पीड़ितों से भी बातचीत करेंगे, साथ ही किसानों का भी हाल जानेंगे। कुल मिलाकर पंजाब के कई जिलों में इस समय त्राहिमाम मचा हुआ है।
आर्मी इन क्षेत्रों में लगातार बचाव और राहत कार्यों में जुटी हुई है। पीएम मोदी के पंजाब दौरे पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर पंजाब में बाढ़ के हालातों पर बोली दिल्ली की मुख्यमंत्री। दिल्ली सरकार पंजाब के लोगों के साथ है। रेखा गुप्ता कह रही हैं, दिल्ली का हर नागरिक पंजाब के लोगों के साथ है। आज यहां से राहत सामग्री के 52 ट्रक भेजे गए हैं। यहां से मतलब दिल्ली से 52 ट्रक भेजे गए हैं राहत सामग्री के। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये कहना है कि दिल्ली की जनता, दिल्ली की सरकार पंजाब के साथ है और ऐसे में लगातार कदम से कदम मिलाकर हर मदद मुहैया करा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। पंजाब में बाढ़ और पीएम जायजा लेंगे, ये भी एक खबर है। 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब पहुंचेंगे और इसी बीच ये खबर दिल्ली से पंजाब में बाढ़ के हालातों पर रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली की जनता और दिल्ली की सरकार पंजाब के लोगों के साथ है। और चलिए अब अगली खबर में आपको बता दूं, अखिलेश का 8 लाख का चालान कटा है। जी हां, ये संख्या सुनकर किसी के भी माथे पर शिकन आ जाएगी, क्योंकि 1000, 2000, मैक्सिमम 10,000 का चालान तो आपने सुना होगा और हो सकता है कि दिया भी होगा। लेकिन उसी एक्सप्रेसवे पर अगर किसी एक बड़े नेता का 8 लाख रुपए का चालान कट जाए तो फिर सोचिए कि उसके बाद क्या कुछ होगा। चालान की भरपाई की जाएगी या फिर राजनीति शुरू हो जाएगी। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। चालान जो हमें देना है अपनी गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियां जो हमारी ओवर स्पीडिंग की हैं एक्सप्रेस वे पर, 8 लाख रुपए का है। 5 से 10 हजार नहीं, 8 लाख का चालान। अखिलेश ने कानून तोड़ा, बाबा ने जुर्माना ठोका, एक्सप्रेसवे बनवाया, उसी पर नियम तोड़ा। अब तक आपने गाड़ियों के चालान देखे होंगे 1000, 2000, 10,000, लेकिन आप सोचिए कि चालान की कीमत 8 लाख रुपए हो जाए तब क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 8 लाख रुपए का चालान कटा। अखिलेश यादव के काफिले में इन गाड़ियों ने उनका भारी भरकम चालान करवा दिया। काफिले में चल रही इन गाड़ियों में इतना नुकसान करवा दिया कि आप और हम तो उतना सोच भी नहीं सकते। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर टैरिफ नियमों के उल्लंघन में अखिलेश यादव के काफिले का चालान कट गया है। समाजवादी पार्टी की 36 गाड़ियों का चालान कट गया है। इसमें अखिलेश के काफिले की 9 गाड़ियां हैं, डिंपल यादव के काफिले की भी 9 गाड़ियां हैं। सभी 36 गाड़ियों की ओवर स्पीडिंग के चलते चालान कटा है। इस चालान की कुल कीमत 8,47,050 रुपए है। आपका तो कम चालान है, हालांकि मुझे नहीं पता ये कौन लेके आया और कहाँ से कहानी बन रही है। ये कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है। अरे सुनो ना, कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है ये। अभी कल ही हमें चालान मिले, हमें अपनी गाड़ी के। क्या हुआ कि कल मेरे पास कागज आए कि इतना चालान है, आपको देना है। तो मैंने पलट के कागज भी नहीं देखा, और इसलिए नहीं देखा कि सरकार ने चालान किया है, उनके पास कैमरा होगा और उनके कैमरे में हमारी गाड़ी आई हुई होगी। तो हमने कहा ठीक है, स्वीकार चालान जितना है। चालान जो हमें देना है अपनी गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियां जो हमारी ओवर स्पीडिंग की हैं एक्सप्रेस वे पर, 8 लाख रुपए का है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जिसे अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में बनवाया था, उस एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव के काफिले का चालान कट गया। हमेशा देखा जाता है नेता खुलेआम टैरिफ नियमों का उल्लंघन करते हैं और पुलिस हाथ मलते रह जाती है, लेकिन योगी राज में तीसरी आंख से कौन बच पाएगा। अगर गलती की है तो तीसरी आंख की कैद में आना तय है। उत्तर प्रदेश और मेरा मानना है सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में रूल ऑफ लॉ एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। बिना भेदभाव के अगर सरकार कानून के राज्य को स्थापित करने के संकल्पों को आगे बढ़ाती है तो उसके परिणाम भी उसी रूप में सामने आते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के 8 लाख रुपए की गाड़ियों के चालान वाले मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब ये बात तो बड़ी समझ के बाहर है कि 8 लाख की गाड़ी पर चालान कैसे कट गया। 7-8 लाख की तो गाड़ी नहीं मिलती है और उसका चालान कैसे इनकी गाड़ी का हो गया।
ये समझ के बाहर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी बाबा की सरकार है, लेकिन योगी बाबा एक संत महात्मा होते हुए उनको इस बात को देखना चाहिए कि इस तरह से सरकारी अधिकारियों का आचरण कैसे बदल गया है, खराब हो रहा है। गाड़ियों का चालान कटने पर पार्टी के नेता राजनीति तो करेंगे, लेकिन अब तो अखिलेश यादव को भी इसमें राजनीतिक साजिश दिख रही है। उनको लगता है उनकी गाड़ियों का चालान किसी बीजेपी नेता ने काटा, तभी तो पहले अखिलेश ने गलती मानी और थोड़े ही देर बाद उसमें बीजेपी वाला एंगल जोड़ दिया। तो मैंने पलट के कागज भी नहीं देखा, और इसलिए नहीं देखा कि सरकार ने चालान किया है, उनके पास कैमरा होगा और उनके कैमरे में हमारी गाड़ी आई हुई होगी। तो हमने कहा ठीक है, स्वीकार चालान जितना है। 8 लाख रुपए देने हैं, मैंने कल ही कह दिया कि दे दो इनको। अब इसके बैकग्राउंड में कहानी ये होगी, जो कहानी होगी, जो लगभग जो सिस्टम को चला रहा होगा वो बीजेपी का नेता होगा, जो कैमरा या जो सिस्टम चला रहा है वो पक्का बीजेपी का होगा। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं, सपा के अध्यक्ष हैं, पहले गलती मानते हैं और फिर आरोप भी लगाते हैं। वाह, खैर अब इस मामले पर जमकर राजनीति क्या हिंदुस्तान में अब हिंदुओं को परमिशन लेनी पड़ेगी कहीं रहने के लिए, आने जाने के लिए? क्योंकि मेरठ में ऐसा ही हुआ है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पास बन रही है अब्दुल्ला रेजिडेंसी। इस सोसाइटी में हिंदू समुदाय के लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत नहीं दी जा रही। सोसाइटी में हिंदू धर्म के लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि बैन लगा दिया है, जिसे लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है। अगर इन प्रोजेक्ट को लेकर लगाए गए आरोप सही हैं, तो सवाल ये है कि आखिर ये कौन सी मानसिकता हिंदुस्तान में घर कर रही है, जो हिंदुओं को उनके मौलिक अधिकारों से दूर रखने की कोशिश है। चिंता का विषय ये है, पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदुस्तान में हिंदू की नो एंट्री, अब्दुल्ला आशियाना हिंदू निशाना। देश की वो जगह जहां हिंदुओं की एंट्री बैन। इन दो तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, ये दोनों टाउनशिप की तस्वीरें हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर क्यों इन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों में जो छिपा है उसे जानकर आप भी ताज्जुब रह जाएंगे। ये दो शहरों की दो टाउनशिप हैं, लेकिन मुद्दा एक है। इन दोनों सोसाइटी में हिंदुओं की एंट्री नहीं। एंट्री तो छोड़िए, इन टाउनशिप में हिंदुओं को ना तो घर लेने की इजाजत है और ना ही प्लॉट लेने की। मतलब हिंदुस्तान में ही हिंदू जमीन नहीं खरीद सकते। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पास बन रही है अब्दुल्ला रेजिडेंसी। इस सोसाइटी में हिंदू समुदाय के लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत नहीं दी जा रही। सोसाइटी में हिंदू धर्म के लोगों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसे लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है। अब्दुल्ला सोसाइटी, हिंदू की नो एंट्री। मेरठ की सोसाइटी में कट्टरता पर बवाल। मेरठ में बनाया जा रहा हलाल इलाका। सोसाइटी में हिंदू की एंट्री पर रोक। मुंबई के बाद मेरठ में हलाल अपार्टमेंट। वहाँ पर एक अब्दुल्ला रेजिडेंसी के बारे में मुझे वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, हमारे क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों ने, कि वहाँ पर एक इस तरह की रेजिडेंसी बनाई जा रही है जिसमें धर्म विशेष के लोगों को ही रहने के लिए कहा गया है, वो ही रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने साफ साफ चेतावनी दी है कि मेरठ का माहौल खराब करने की इजाजत किसी को नहीं है। समाज को बांटने का एक प्रयास, ये षड्यंत्र माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जिस तरह से मेरठ विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, इस तरह की सोच वाले लोग जब इस तरह का जहर घोलने का काम करते हैं, तो मैंने जिला प्रशासन से कहा है कि पूरे तथ्यों की जांच करी जाए। कोई धार्मिक स्थल के बारे में भी मुझे जानकारी मिली है कि बिना नक्शा स्वीकृत किए वो वहाँ पर बनाया जा रहा है। इन सभी विषयों को लेकर हमने जांच के लिए कहा है और जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल कर आएंगे, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अगर इन प्रोजेक्ट को लेकर लगाए गए आरोप सही है, तो सवाल ये है कि आखिर ये कौन सी मानसिकता हिंदुस्तान में घर कर रही है, जो हिंदुओं को उनके मौलिक अधिकारों से दूर रखने की कोशिश है। कौन है वो लोग
जो हिंदुस्तान में इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रच रहे हैं। जाहिर है ऐसे मामलों की गहराई से जांच होनी चाहिए और अगर आरोप सही है तो कड़े कदम उठाने चाहिए, क्योंकि इससे पहले मुंबई में भी इसी तरह की कोशिश की गई थी। वहां भी एक रिहायशी प्रोजेक्ट में से मुसलमानों को घर बेचने से जुड़ा एक विज्ञापन दिया गया था, जिस पर खासा विवाद हुआ। उस प्रोजेक्ट के विज्ञापन में कहा गया था कि हलाल अपार्टमेंट में हिंदुओं की एंट्री नहीं है। धर्म के आधार पर बिल्डिंग प्रोजेक्ट का विज्ञापन करने पर बवाल हो गया। सुकून एम्पायर के इस बहुमंजिला प्रोजेक्ट बनने वाले अपार्टमेंट सिर्फ मुस्लिमों के लिए होंगे, ऐसा कहा गया। हालांकि बवाल मचने के बाद प्रमोटर्स ने विज्ञापन हटा दिया और अब उसी तर्ज पर मेरठ में भी एक टाउनशिप पर विवाद हो गया, जिस पर और हंगामा मचना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। मेरठ के अब्दुल्ला रेजिडेंसी के बाहर से आपको दिखाते हैं हमारी सहयोगी की एक रिपोर्ट। इस वक्त मेरठ की अब्दुल्ला रेजिडेंसी के बाहर हमारी मौजूदगी है, जिसे लेकर कई तरीके के सवालिया निशान खड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं अब्दुल्ला रेजिडेंसी आपको दिखाई दे रहा है। ये वही प्रोजेक्ट है जिसको लेकर कई सवालिया निशान खड़े हुए हैं और यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि धर्म के आधार पर यहाँ जो घर हैं उसे अलॉट किया जा रहा है। कुछ लोगों की कंप्लेंट्स इस मामले में सामने आई है और इसी के साथ में यूपी सरकार में मंत्री सोमेंद्र तोमर की तरफ से ये मुद्दा यहाँ उठाया गया और साफ तौर पर इस बात का दावा उनकी ओर से किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस मामले में कार्रवाई की जाए और बिल्डर से इस मामले को लेकर पूछताछ की जानी चाहिए कि आखिर क्या धर्म के आधार पर यहाँ पर जो घर हैं वो या प्लॉट्स हैं वो दिए जा रहे हैं, क्योंकि मंत्री जी का साफ कहना है कि इस मामले में डीएम से कंप्लेन की गई है और ये कहा गया है कि इस मामले में एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए जो इसकी तफ्तीश करे कि मेरठ के भीतर क्या कोई ऐसी कॉलोनी, ऐसी सोसाइटी, ऐसी रेजिडेंसी बसाई जा रही है, बसाने की कोशिश की जा रही है जो धर्म के आधार पर बसे, यानी कि सिर्फ मुसलमानों की एंट्री यहाँ हो सकती है, हिंदुओं को घर नहीं मिल सकते। इस तरीके का मामला उठाया गया, जिसके बाद कई सवालिया निशान खड़े हुए हैं। तो मंत्री सोमेंद्र तोमर ने साफ कहा है कि इस मामले की तफ्तीश की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी, कमेटी का गठन किया गया है और रिपोर्ट के बाद में यह तय किया जाएगा कि आखिरकार वाकई में जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो सही है या नहीं सही। आबिद इकबाल जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। आबिद इकबाल जी इनका नाम है और ये अब्दुल्ला रेजिडेंसी की देखरेख करते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। आबिद सर, पूरा मामला आपको पता होगा, जिस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी के भीतर सिर्फ एक ही धर्म के आधार पर, यानी कि मुसलमानों को ही सिर्फ यहाँ घर दिए जा रहे हैं, हिंदुओं का प्रवेश क्या वर्जित है? शुक्रिया बेटा, मेरा नाम आबिद इकबाल है। मैं सबसे पहले तो आपको ऑफर करता हूँ, आप आइए, लीजिए प्लॉट, लीजिए जो भी यहाँ पे अवेलेबल है, लीजिए, बनाइए, रहिए। हम तो ये चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम मिल के रहेंगे इतना अच्छा। और हमें व्यापारिक, हम कोई धार्मिक यहाँ पे संस्थाएं नहीं बना रहे, हम तो व्यापार के लिए बेच रहे हैं। हमें तो जितने ज़्यादा कस्टमर आएंगे वो किसी भी धर्म जात के आएँ, जितने ज़्यादा आएंगे हमारी वैल्यू इतनी बढ़ेगी, रेट अपना हाई जाएगा। जितने कम आएंगे इतने हमें तो बहुत ऐड करने पड़े इसके लिए बेटा। तो हमारा तो कहना है आपको ऑफर है, आप आइए, जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो आइए, रहिए, पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में तो मिलेगा नहीं। आइए, रहिए, बनाइए, कोई मना करे, कोई बात करे, जब आके हमसे पूछिएगा। ये नक्शे को लेकर और अंदर मस्जिद निर्माण को लेकर भी कोई सवाल खड़ा हो रहा है, क्या इसमें सच्चाई है? अंदर मस्जिद का निर्माण हो रहा है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ना नक्शे में है मस्जिद, ना मौके पे कुछ। अभी तो मौके पे कुछ बना हुआ ही नहीं है, 5-7 घर निर्माण हो रहे हैं, यहाँ कोई रहता नहीं, सब खाली पड़ा हुआ। हाँ, जिन्होंने अपने प्लॉट लिए थे वो बना रहे हैं, आप लोग भी ले लोगे, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बना के रहिए आराम से। बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, रूस का कीव पर बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है, जानकारी मिल रही है। मिसाइलों से भी कीव पर हमले हुए हैं, यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है। तो ये टारगेटेड अटैक है। आपको बता दूं, यूक्रेन के जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर ये हमला हुआ और देखिए कैसे धमाके से सब कुछ एकदम देखिए कैसे मलबे में तब्दील हो गया। धुएं का गुबार, आग का गोला, रिहायशी इलाका यूक्रेन का जहां पर रूस ने अटैक किया है। और अब अगली खबर में आपको बताती हूं कि बिहार के अंदर बसा है पाकिस्तान। आप सोच रहे होंगे कैसे?
तो देखिए, पूर्णिया के पाकिस्तानी टोला में लगभग 300 घर हैं। यहाँ करीब 1300 परिवार रहते हैं। इस गांव का नाम पाकिस्तानी टोला कब पड़ा, इसे लेकर भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। कुछ बुजुर्गों का मानना है कि यहाँ का नाम आजादी के पहले से ही पाकिस्तानी टोला पड़ा हुआ है, लेकिन जब जब पाकिस्तान से जंग होती है तो गांव के लोगों को अपने गांव के नाम पर ही शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन महकमे की ना जाने कौन सी मजबूरी है जो उनसे पाकिस्तान का ये नाम बदला नहीं जाता। ये तो माथे पर दाग जैसा हुआ। देखिए रिपोर्ट। बुरा तो लगता है कि पाकिस्तान तो है नहीं, ये हिंदुस्तान है। खराब तो लगता है, इसीलिए तो बदल गए। वो तो अजीब लग भी करेगा। ये नाम बदलना चाहिए ना, नाम बदलना चाहिए। पाकिस्तान एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर किसी भी देशवासी का खून खौल जाए। आतंकवाद की थ्योरी आंखों के सामने घूमने लगे। उस पाकिस्तान का नाम पूर्णिया जिले का एक टोला अपने आधार पर लेकर घूम रहा है। जरा सोचिए, अगर दुश्मन का नाम किसी की पहचान बन जाए तो उसे कैसा लगेगा। बिल्कुल वैसा ही फील कर रहे हैं पूर्णिया के पाकिस्तानी टोला के लोग, जो लंबे समय से अपने टोला का नाम पाकिस्तानी टोला से बदलकर बिरसा के नाम पर रखने की मांग कर रहे हैं। इस गांव का नाम है पाकिस्तान टोला। जी हाँ, जो पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान की पिटाई होती है ऑपरेशन सिंदूर में, जो पाकिस्तान नापाक हरकतों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिस पाकिस्तान को कायराना हरकत करने के लिए जाना जाता है, जिस पाकिस्तान को आतंकी को पालने पोसने के लिए जाना जाता है, वो नाम यहाँ पर उन गांव वालों को लेना पड़ता है कि हम कहाँ रहते हैं। हालांकि नाम बदलने की भी मांग बहुत तेज हुई। पूर्णिया जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी टोला से सब परिचित हैं। अधिकारी, नेता सब जानते हैं कि पाकिस्तान के नाम पर एक आदिवासी गांव का नाम है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी इस टोले का नाम बदलने की जहमत नहीं उठा रहा है। ग्रामीणों को आश्वासन के लिए मौखिक तौर पर इस गांव का नाम बदल दिया गया है, लेकिन आज भी ग्रामीणों के दस्तावेज पर पाकिस्तानी टोला ही लिखा है, जो ग्रामीणों के दिल में शूल की तरह चुभ रहा है। क्या इस टोला का नाम है? टोला का नाम तो मैंने पाकिस्तान में रखा गया है, लेकिन पाकिस्तान नाम कैसे रखा गया? पाकिस्तान रखने, यहाँ पर रिफ्यूजी लोग गया था। हाँ। तो उन्हीं लोग ने बसा था पहले, जो सर्वे नहीं होता उसके पहले में। अच्छा, तो उसी का नाम से मतलब बंटवारे के समय में? हाँ, नहीं, सर्वे नहीं हुआ था, उससे पहले का समय था, तो वही नाम बहाना पर रख दिया। वो तो अजीब लग भी करेगा। ये नाम बदलना चाहिए ना, नाम बदलना चाहिए। और नाम बदलने के लिए और कंप्लीट आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी सब में नाम बदलना, सब में नाम बदलना चाहिए। पूर्णिया के पाकिस्तानी टोला में लगभग 300 घर हैं। यहाँ करीब 1300 परिवार रहते हैं। इस गांव का नाम पाकिस्तानी टोला कब पड़ा, इसे लेकर भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। कुछ बुजुर्गों का मानना है कि यहाँ का नाम आजादी के पहले से ही पाकिस्तानी टोला पड़ा हुआ है, लेकिन जब जब पाकिस्तान से जंग होती है तो ग्रामीणों को अपने गांव के नाम पर ही शर्मिंदगी महसूस होती है। कागज पर अभी भी पाकिस्तान टोला नाम। हाँ। तो ये पाकिस्तान नाम खराब लगता होगा? हाँ, खराब तो लगता होगा, इसीलिए तो बदल गए। बदलने के लिए मांग कर रहे हैं कि बिरसा नगर हो जाए। हाँ। तो यहाँ कोई स्कूल है? नहीं है, यहाँ बहुत दूर दूर में है। तो बुरा तो लगता है कि पाकिस्तान तो है नहीं, ये हिंदुस्तान है, लेकिन ये नाम तो गलत बुझा रहा है। ये नहीं होना चाहिए ना, ये पाकिस्तान नाम नहीं होना चाहिए। इस गांव में आने पर आसपास के ग्रामीण भी हिचकिचाते हैं, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान का नाम आता है दूसरे गांव के लोग भी चौंक जाते हैं। हर किसी को पाकिस्तान के नाम से शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन महकमे की ना जाने कौन सी मजबूरी है जो उनसे पाकिस्तान का नाम बदला नहीं जाता। बहुत अजीब लगता है हम लोग का बगल में ऐसा नाम, अगर क्यों ऐसा नाम क्यों हो गया, ये तो अलग देश है, ये ऐसा नाम क्यों रख दिया, और भी दूसरा नाम रख सकता था, ऐसा नाम क्यों रखा? और कागज पर अभी भी, सरकारी कागज पर वही है, अभी भी हटा नहीं है। नाम बदलने के लोग मांग करते हैं, नाम मांग तो करते हैं, मगर हटा कहाँ रहे हैं। पूर्णिया के इस गांव का नाम चाहे जैसे पाकिस्तानी टोला रखा गया हो, लेकिन इसे बहुत पहले ही बदल दिया जाना चाहिए था। अफसर और नेताओं को आगे आकर यहाँ के लोगों के माथे का कलंक हटा देना चाहिए था।
लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका। अब देखना यह है कि शासन और प्रशासन की नींद कब टूटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर में आपको बता दूं, बैकफुट पर कैसे आए ट्रंप। देखिए, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन ट्रंप के मामले में ये कथन खुद कंफ्यूज्ड है, क्योंकि ट्रंप सुबह को भूलते हैं, दोपहर को भी भूलते हैं और शाम को भी भूल जाते हैं। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। भारत और रूस को खोने का मातम मनाने वाले ट्रंप की हालत बेवफा सनम जैसी हो गई है, जो अपना प्यार खोने का गम मना रहा है और अब उसे पाने के लिए तारीफ में कसीदे पड़ रहा है। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. बीते फरवरी के महीने में ट्रंप ने खुद ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं, मोदी उनसे बड़े नेगोशिएटर हैं। लेकिन शायद अपनी ही कही बात को डोनाल्ड ट्रंप भूल गए और भारत के साथ ही मोलभाव के स्तर पर उतर आए। ट्रंप ने सोचा था कि टैरिफ का दम दिखाकर वो भारत को झुका देंगे, लेकिन हुआ उससे उलट। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन से नया वर्ल्ड ऑर्डर लॉन्च किया तो पीएम मोदी के साथ दोस्ती की कस्में खाने वाले बेवफा ट्रंप अकेले पड़ गए। खुद को साइडलाइन होता देख ट्रंप की सांसें बढ़ गई। मोदी ने ट्रंप से दूरी बढ़ाई तो ट्रंप के बर्दाश्त से बाहर हो गए और आखिरकार 5 सितंबर की सुबह होते ही ट्रंप ने एक मैसेज पोस्ट कर दिया। ट्रंप ने लिखा कि शायद हमने चीन के हाथों रूस और भारत को खो दिया है। और फिर शाम होते होते ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत को खोया नहीं है और फिर ट्रंप ने अपने ही बयान से यू टर्न ले लिया। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. जब टैरिफ का असर नहीं हुआ तो ट्रंप वापस दोस्ती पर लौट आए हैं और भारत ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए ट्रंप को मानो माफ कर दिया है। I think Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that. पीएम मोदी ने ट्रंप की भावनाओं की कद्र करते हुए उनको जवाब तो दिया है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि ट्रंप के यू टर्न के पीछे की वजह क्या है। महाभारत के सवाल, क्या एससीओ में मोदी के जाने से ट्रंप को झटका लगा? क्या ट्रंप फिर से मोदी और भारत को साध रहे हैं? ट्रंप को भारत के बिना बादशाहत जाने का डर है? भारत को झुका नहीं पाए तो दोस्ती पर आए? क्या ट्रंप के बयान का कूटनीतिक महत्व है? भारत और अमेरिका की दोस्ती दशकों पुरानी है और मोदी ट्रंप की दोस्ती कितनी पक्की रही है ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ट्रंप के लालच ने इस दोस्ती को फीका करने का काम किया। कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या ट्रंप सच में भारत के साथ रिश्तों को रीसेट करना चाहते हैं या फिर बैकफुट पर आते ही खुद को बचाने की ये भी महज उनकी एक चाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब मैं आपको बताती हूं कि अपने ही देश में डोनाल्ड ट्रंप कैसे घर गए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार जब राष्ट्रपति बने तो आपको याद होगा पूरा अमेरिका झूम रहा था, जश्न मना रहा था, खुशी मना रहा था, उनका इस्तकबाल किया गया। लेकिन अब ट्रंप का घोर विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ट्रंप की नीति की पूरे विश्व भर में जमकर आलोचना हो रही है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर की नहीं है, बल्कि अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी की है। हजारों प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर लिए लोग नारे लगा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन की नीतियों से लोग नाराज हैं। दरअसल अमेरिका की सड़कों पर नेशनल गार्ड्स की तैनाती है, जिसका लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं।
ट्रंप की नीतियों से अमेरिका ही नहीं पूरा विश्व परेशान है। टैरिफ की वजह से हर देश अमेरिका से छिटकता जा रहा है। भारत जैसे भरोसेमंद दोस्त पर भी भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। यही वजह है कि भारत ने ट्रंप की नीतियों की वजह से दूरी बना ली। ये अलग बात है कि ट्रंप के हालिया बयान से समझ में आता है कि ट्रंप को समझ आने लगा है कि उसकी दादागिरी नहीं चलने वाली है। ऐसे में अब ट्रंप ने अपनी नीतियों से यू टर्न लेना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने जापान पर पहले 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन जापान के अड़ जाने के बाद अब ट्रंप को झुकना पड़ा और टैरिफ 15% करना पड़ा। अमेरिका वांट्स इंडियाज मार्केट। आप सारी दुनिया की फैक्ट्री अमेरिका में ले जाइए, हर रोज 1 करोड़ मोटर गाड़ियां बनाइए, खरीदेगा कौन? चीन घुसने नहीं देगा, यूरोप के पास पैसे नहीं है, भारत की 60 करोड़ मिडिल क्लास इज योर मार्केट। और अब ट्रंप की नजर भारत पर है। यही वजह है कि ट्रंप पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं ताकि टैरिफ की वजह से जो भारत से दूरी बन गई उसे पाटा जा सके। लगता है ट्रंप अब अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। आप मुझे फिर से एक वो जज्बा दे रहे हो कि मैं अपनी टांगों पर इतने मजबूती से खड़ा हूं और रहूं कि इस तरह के जो छोटे मोटे थपेड़े आप 25%, 50% के दोगे, मैं इसको सह जाऊंगा। मतलब साफ है कि ट्रंप की नीति से विश्व ही नहीं अमेरिका के लोग भी परेशान हैं। यही वजह है कि अब ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में भी खुलकर विरोध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने देखा कैसे पाकिस्तान में खलबली मच गई जब एससीओ समिट में पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया ने भी देखा कि मोदी का जलवा कैसा है। इन्हीं खबरों के बीच हम महाभारत में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा और लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।